हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल केजिन क्लासेस 786। तो आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस, जिसे सिविक्स भी कहा जाता है, हिंदी में अगर बोलें तो राजनीतिक शास्त्र भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। उसका चैप्टर नंबर 4 का संघात्मक शासन व्यवस्था, और ये आपको जो भारतीय भवन का बुक है इसमें चैप्टर नंबर 4 में दिया है संघात्मक शासन व्यवस्था। और एनसीईआरटी में यही सेम चीज़ आपको दिया गया है संघवाद के नाम से, वो एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है। तो दोनों एक ही हैं, ठीक है। हम एनसीईआरटी भारतीय भवन को फॉलो कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। और इसका वीडियो बना दिए हैं थ्योरी का, जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ जाकर वॉच कर लीजिए। तो चलिए आज हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, है ना। सारा क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। पहले तो समझते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था है क्या। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब होता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देना, मतलब सत्ता को बांट देना। और ये सत्ता का बंटवारा कहाँ कहाँ पे हो रहा है, किस किस देश में हो रहा है, तो देखिए, तो ये हमारा पहले भारत में हो रहा है, ठीक है। हमारा भारत में कैसा व्यवस्था है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था है। स्विट्जरलैंड में कैसा व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था है। बेल्जियम में कैसा व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था है। ये और कौन सा है, और कनाडा भी हमारा जो वहाँ भी कैसा, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, सब में कैसा व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था है। और ये फ्रांस जो है, ये फ्रांस में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी फ्रांस। और कहाँ कहाँ नहीं होता सर, तो श्रीलंका में नहीं होता है। ब्रिटेन, जिसे आप इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे भी नहीं होता है। चलिए हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य अधिकारों के संबंध में कितनी सूचियाँ हैं। तो केंद्र और राज्य के संबंध में अगर सूची की बात करें तो कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन है, तो एक तो हमारा है कौन सा, एक तो हमारा है संघ सूची, दूसरा हमारा होता है राज्य सूची, और तीसरा हमारा होता है समवर्ती सूची, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि सर संघ सूची पे कौन सा कानून बनाता है, तो संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाता है, और समवर्ती सूची पे ये दोनों कानून बनाएंगे, ठीक है। और एक और होता है, उसका नाम वो है अवशिष्ट सूची, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। इस पे कौन कानून बनाता है, तो इस पे कानून बनाता है केंद्र सरकार। लेकिन ये जो है केंद्र और राज्य के संबंध के लिए ये सूची इसके अंतर्गत में नहीं आता, ठीक है। तो आपसे पूछे कि सूची कितने हैं, तो सीधे बोलना है 3 ही सूची है, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व जो हमारा भारत जो था वो 565 टुकड़ा में बटा हुआ था, ठीक है ना। और ये जो है 565 टुकड़ा में बटा हुआ था, और इस 565 टुकड़ों को एक करने की जिम्मेदारी जो लेते हैं वो लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनके कुछ सहयोगी होते हैं। एक थे बीपी मेनन और एक थे लॉर्ड माउंटबेटन। इनके सहयोग से जो है सभी को क्या कर दिया जाता है, भारत को एक करने का कोशिश की जाती है। चलिए हम बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राज्य पुनर्आयोग की जो स्थापना है वो किया गया था 1953 ईस्वी में, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आपको फजल आयोग के द्वारा किया गया था, और करने वाले जो थे उनका नाम था फजल। और इनके आयोग के द्वारा जो पेशकश की गई थी वो किया गया था कि भारत को जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बनाकर उसको पेश किया गया था, ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था। तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो हुआ था 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। और सिर्फ 15 नवंबर 2000 में ये सिर्फ झारखंड का ही नहीं हुआ था, इसके साथ साथ में एक उत्तराखंड का भी हुआ था, जिसे पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता है। तो उसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 9 नवंबर 2000 को। और ठीक उसके बाद हुआ था हमारा उसके पहले हुआ था छत्तीसगढ़, वो हुआ था 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। और 15 नवंबर 2000 का हुआ था झारखंड, ठीक है ना। चलिए तो इसका हो जाएगा नंबर। अगला है संघीय सरकार की सही विशेषता कौन है। तो संघीय सरकार की विशेषता यही होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि सत्ता का संविधान के अनुरूप क्या कर दिया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है। तो हम सीधे यहीं पर देखेंगे कि विभिन्न स्तरों के सरकारों के बीच संविधान द्वारा सत्ता का विभाजन। हाँ, ये तो सही बात है, विभिन्न स्तरों के सरकारों के बीच संविधान द्वारा सत्ता का क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर हमारा कहता है कि
इनमें कौन गलत बयान है? जो गलत है हमें उसी को चुनना है। पहला कहता है संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और इकाइयों के बीच सत्ता का स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता था। बिल्कुल सही बात है। जहाँ पे भी संघवाद होगा, जहाँ पे संघात्मक शासन होगा, वहाँ पे जो है सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्य सरकार और कुछ इकाइयों के बीच में क्या करता है? बंटवारा कर दिया जाता है। तो ये सही बोल रहा है, हमको गलत कथन चुनना है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संविधान द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन कर दिया गया है। हाँ, तो ये सही बात है, ये भी सही बोल रहा है। ग श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से भी संघीय शासन व्यवस्था नहीं है, तो ये भी तो सही बोल रहा है। श्रीलंका में तो संघीय शासन व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। बिल्कुल, जहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था होता है वहाँ पे सारा शक्ति जो होता है वो केंद्र सरकार के हाथ में होता है, तो ये भी सही बोल रहा है। स्थानीय सरकार भारत की संघीय शासन व्यवस्था में बाधक है, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। स्थानीय सरकार बोलो जैसे हमारा मुखिया हो गया, सरपंच हो गया है, ये सब हमारा स्थानीय सरकार में आते हैं, और ये थोड़े ना हमारे भारत के संघीय शासन व्यवस्था में बाधक है, बिल्कुल ही बाधक नहीं है। तो यही हमारा गलत बोल रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा घ नंबर। ठीक है, अब हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता भारत की भाषा नीति का सही लाभ क्या है? पहला, अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व। बिल्कुल गलत बात है, अंग्रेजी भाषा का कोई प्रभुत्व नहीं है। ऐसा थोड़ा है कि हमारे देश में जो है अंग्रेजी भाषा को एकदम पूर्ण रूप से निवास कर दिया गया हर जगह पे, ऐसा नहीं ना है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से राष्ट्रीय हित की उपेक्षा नहीं, भाषा के आधार पर अगर राज्य के हम गठन करके राष्ट्रीय हित की उपेक्षा करेंगे तो ये सही लाभ नहीं है, गलत हो जाएगा। अपनी अपनी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की ओर, अगर अपनी अपनी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने लगेंगे तो बहुत सारे भाषा यहाँ पे टोटल जो है, आपको पता है कि भारत के संविधान में 22 भाषा को बोला जाता है, जिसमें हमारा एक हिंदी भी है ना। और ये हिंदी जो है हमारा राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये राजकीय भाषा है। कैसा भाषा है? राजकीय भाषा, नॉट राष्ट्रीय भाषा। इस बात को समझना होगा आप लोगों को, ठीक है। राष्ट्रीय एकता मजबूत, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये हमारा सही हो सकता है कि अगर हम भारत की भाषा नीति का सही लाभ अगर देखना चाहें तो उससे क्या होगा? राष्ट्रीय एकता का मजबूती होगा। यानी यहाँ बहुत सारे भाषा को बोलने वाले हैं, हर किसी एक भाषा को हम राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपस में जो है लोगों में हेट घृणा वाला भाव फैल जाएगा। इसीलिए जो है हिंदी को जो है राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया, ना कि राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, पहला, संघीय शासन व्यवस्था में, तो जो संघीय शासन व्यवस्था होता है वहाँ पे कैसी सरकार होती है भाई? तो वहाँ पे होती है दोहरी सरकार। कैसी सरकार होती है? वहाँ पे होती है दोहरी सरकार, है ना। कैसे होती है दोहरी सरकार? देखो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में क्या होता है? सत्ता का विभाजन कर दिया जाता है, तो इसलिए दोहरी सरकार होती है। भारत को का संघ कहा जाता है, तो भारत को हम किसका संघ कहते हैं? तो भारत को हम राज्यों का संघ कहते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, भारत को किसका संघ कहते हैं जी? राज्यों का संघ कहते हैं, क्योंकि भारत जो है बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर, बहुत सारे राज्यों को मिलाकर के हमारे भारत देश का निर्माण हुआ, इसलिए भारत को राज्यों का संघ कहते हैं। 3, भारतीय संविधान में अधिकारों की 3 सूचियाँ हैं, एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची, तीसरा बताइए आप लोग फट से। चलिए हम बता देते हैं, समवर्ती सूची। कौन सूची? समवर्ती सूची, जिस पर राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों ही नियम बनाते हैं, लेकिन अगर एक ही मैटर पर दोनों नियम बना देगा तो बात किसका पास होगा? तो वह पास होगा केंद्र सरकार का। ठीक है। 4, संघीय व्यवस्था में प्रायः कैसा नागरिकता का प्रावधान है? तो देखो, संघीय व्यवस्था में प्रायः जो प्रावधान नागरिकता का वो है दोहरी। कैसा? दोहरी नागरिकता बोले तो कि 2 वोटर ID कार्ड। सिंपल भाषा में समझिए, दोहरी नागरिकता का मतलब होता है 2 वोटर ID कार्ड होगा। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे हमारा भारत देश है, यहाँ पे हम लोग का 1 वोटर ID कार्ड है, उसी वोटर ID कार्ड से हम प्रधानमंत्री का भी चुनाव कर लेते हैं, वोट दे देते हैं, मुखिया मुख्यमंत्री जितना भी सब मुखिया सब का भी हम उसी से दे लेते हैं। तो यहाँ पर एक ही है, लेकिन अमेरिका वगैरह में ऐसा नहीं है। अमेरिका में है ना कि आपको राज्य में, अगर बिहार राज्य में रह रहे हैं, मान के चलिए सपोज दैट आप किसी राज्य में रह रहे हैं अमेरिका का, तो राज्य का एक वोटर ID आपको अलग से मिलेगा और पूरा देश एक देश का अलग से ID मिलेगा। ठीक है ना। तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन हमारे भारत में एक ही नागरिकता का प्रावधान है। कभी कभी पूछता भी है कि बताइए कि विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे एक ही नागरिकता का प्रावधान है? तो हमारे देश भारत। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 5 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिकता है, तो अभी बताएं, संयुक्त अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि भारत में एकहरी। कैसा है? भारत में एकहरी, या इसको एकल भी बोल सकते हैं, एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। उत्तरांचल का नाम अब हो गया है, देखिए उत्तरांचल का नाम जो है अब हो गया है उत्तराखंड। क्या हो गया है? उत्तराखंड। और ये अलग किससे हुआ था? तो ये अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से। कब अलग हुआ था? तो ये अलग हुआ, ये उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था, और ये 27वां राज्य बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर के। ठीक है। 7, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अगर हम वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में जो हमारा राज्य है वो है टोटल अभी 28, और 8 हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि बुक में आपको दिया गया है 29 और 7, तो ये पहले के हिसाब से दिया गया है, तो इसको ध्यान में नहीं रखना है।
और ये वर्तमान में हम देख रहे हैं 28 और 8। 8 के पहले बीच में ये 9 हो गया था, लेकिन अभी 8 हो गया। कैसे? तो दादर नगर हवेली और दमन और दीव पहले अलग था, तो अभी जो क्या किया है, दादर नगर हवेली को और दमन और दीव को मिला करके दोनों को क्या कर दिया है, एक कर दिया है। तो पहले 9 था, तब 2 मिल गया, 1 हो गया, तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो याद रखना है केंद्र शासित प्रदेश 8 और हमारा राज्य कितना है जी, 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है आपको ध्यान में अच्छे से होगा, बता देते हैं फट से। जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दमन दीव दादर नगर हवेली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया और एक हमारा हो गया पुडुचेरी। ठीक है, हालांकि कुछ दिन में 7 को हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि जम्मू कश्मीर को देखिए शायद फिर से उम्मीद है कि बात चल रही है, मे भी शायद उसको फिर से राज्य बना दिया जाए। अब हम लेकर चलते हैं आपको किताब के पीछे जो ऑब्जेक्टिव दिया रहता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपके बुक में भी होगा, तो आप अपने बुक में देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं अब हम पीछे। चलिए, तो अब मैं आ गया हूँ पीछे की तरफ, और ये हर बुक में रहता है। पेज नंबर अगर बता दें आपको तो पेज नंबर है 99। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। पहला सवाल हमारा है कि संघात्मक शासन का क्या लक्षण है। देखो, संघात्मक शासन का मतलब होता है कि वहाँ पे सत्ता का क्या होगा, यानी पावर का क्या होगा, बंटवारा किया जाएगा और वहाँ पे एक प्रॉपर लिखित संविधान होगा। ठीक है ना, और वहाँ पे जो होता है वो दोहरे असर का सरकार होता है, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके क्या करते हैं, अपना वहाँ पे देश चलाते हैं। तो संघात्मक शासन का क्या लक्षण है, पहला दोहरे असर पर सरकार, बिल्कुल सही बात, एकदम होगा। दोनों स्तर पर सत्ता का विभाजन, बिल्कुल राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच सत्ता का विभाजन होगा। सत्ता के विभाजन के लिए लिखित संविधान, बिल्कुल हमारे भारत में लिखित संविधान है सत्ता के विभाजन के लिए, तो इनमें से सभी इसका आंसर। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है भैया, तो एकात्मक शासन व्यवस्था में पहली बात क्या होता है कि वहाँ पे ना राज नहीं होता, राजवज कुछ नहीं होता, सिर्फ केंद्र होता है और उसी को शक्ति मिला रहता है। तो शासन संचालन की समस्त शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है, बिल्कुल सही बात। शासन का एक ही असर होता है, बिल्कुल सही बात। संविधान के द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन नहीं होता है, एकदम सही बोल रहा है, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनमें संघात्मक सरकार कहाँ नहीं है, तो देखो अमेरिका में है, भारत में है, ब्रिटेन में है, नहीं सॉरी ब्रिटेन में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, ब्रिटेन में नहीं है। तो कहाँ नहीं है पूछा ना, ब्रिटेन में नहीं है, कनाडा में नहीं है, श्रीलंका में नहीं है, ये सब जगह पे नहीं है। बाकी अमेरिका हो गया, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, कनाडा हो गया, ये सब जगह पे संघात्मक शासन व्यवस्था है, आपको याद रखना। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। कहता है कि इनमें एकात्मक सरकार कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है एकात्मक सरकार, मतलब एकात्मक सरकार कहाँ नहीं है, मतलब संघवाद होगा वहाँ पर, संघात्मक होगा। तो फ्रांस में एकात्मक सरकार है, स्विट्जरलैंड में नहीं है, श्रीलंका में है, इनमें से सभी नहीं हो सकता। स्विट्जरलैंड में हमारा एकात्मक सरकार नहीं है, बल्कि यहाँ पे संघवाद है। क्या है, संघवाद है, संघात्मक है, यानी कि यहाँ पे सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण किया गया है, यानी कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के बीच में बांटा गया है। तो यही पूछा था, एकात्मक सरकार नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है। बाकी फ्रांस में है, श्रीलंका में है, ये ब्रिटेन में है। चलिए अब हम चलेंगे आगे 5 नंबर सवाल की तरफ। कहता है कि हमारा 5 नंबर सवाल कहता है कि संघात्मक सरकार में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है वो किसके द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा तो बिल्कुल नहीं, राज्य सरकार के द्वारा तो नहीं, तो संविधान के द्वारा तो हाँ, संविधान के द्वारा जो है हमारे केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। अब हम चलेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला सवाल है, इनमें कौन सा गुण संघीय शासन का नहीं है। पहला, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय, ये बिल्कुल होता है। संघीय शासन व्यवस्था जहाँ पे जिस देश में रहेगा वहाँ पे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय होता है, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से फैसला लेता है। क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान, तो बिल्कुल सही बात है, संघवाद में क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान किया जाता है। लिखित संविधान की सर्वोच्चता, तो हाँ बिल्कुल लिखित संविधान की सर्वोच्चता होती है। केंद्र सरकार के हाथ में सारी शक्ति का केंद्रीकरण होता है, तो नहीं, ये सिर्फ जो होता है ये होता है तुम्हारा एकात्मक में। ठीक है ना, संघवाद का ये ऑप्शन नहीं थी, एग्जाम्पल नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि नहीं है, तो यही हमारा हो जाएगा सही। 7, भारतीय संघ के विषय में कहाँ यहाँ का संविधान का क्या प्रावधान नहीं करता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या नहीं करता है। तो राज्यों का यूनियन यानी राज्यों का संघ, तो बिल्कुल है, भारत तो राज्यों का संघ है ही भाई। अधिक महत्व के विषय संघ सूची में, तो हाँ जितने भी महत्वपूर्ण विषय होते हैं वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारा रक्षा हो गया, है ना, वन पे नियंत्रण हो गया, जनसंख्या पे नियंत्रण हो गया, ये सब किस में आता है, संघ में आता है, खास करके सुरक्षा के मामले में। दोहरी नागरिकता, तो नहीं, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, संघवाद होते हुए भी, बल्कि ये एकहरी नागरिकता का प्रावधान, यहाँ पे एक ही का वोटर ID कार्ड होता है, ना कि 2 को। लेकिन अमेरिका वगैरह में ऐसा नहीं है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो हमारा यही पूछा था, तो ये नहीं है, तो ये हो गया आंसर। समवर्ती सूची और केंद्र राज्य दोनों का अधिकार होता है, ना, ये गलत बात, ये तो गया, छोड़ो, यही हो गया। 8, मुद्रा, बैंकिंग, संचार, सुरक्षा, विदेशी मामले जैसे विषय सूची किस में रखा। देखो मुद्रा हो गया, बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, सुरक्षा, जितना भी विदेशी मामला है ये सब संघ सूची में आता है। किस में आता है, संघ सूची में।
पैसा कौन छापता है जी? पैसा पैसा कौन रिलीज करता है? तो मुद्रा बैंकिंग किसके अंदर में आता है? तो केंद्र सरकार के अंदर में आता है। सुरक्षा है ना, जितना भी आर्मी वगैरह हो गया, ये सब किसके अंतर्गत में आता है? तो संघ सरकार के अंदर में आता है। तो ये सब विदेशी मामला फिर कुछ भी होता है मैटर, तो मोदी जी हमारे जो है वो प्रधानमंत्री जो है वो फैसला लेते हैं, कुछ बातचीत करते हैं जा करके। तो ये सब आता है संघ सूची में। अवशिष्ट विषय पर किस सरकार को विधि निर्माण की शक्ति है? तो देखो अवशिष्ट विषय बोले तो क्या अवशिष्ट विषय? वैसा मतलब कि जो नए नए खोज होते हैं, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया, इंटरनेट ये सब हो गया, तो ये सब इसी के अंतर्गत रखा जाता है। और इस पर जो नियम बनाएगा वो बनाएगा हमारा केंद्र सरकार, इसको याद रखना, ठीक है। भारत में किस राज्य को अपना संविधान रखने का अधिकार दिया गया है? तो ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को भारत में जो है अपना संविधान रखने का अधिकार दिया गया है। ये कर एगो अलग संविधान था, ठीक है। ये अपना इसका तो अलग संविधान था ही, साथ में इसके बाद फिर ये भारत का भी इसको मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहीं पर दोहरी नागरिकता का व्यवस्था यहाँ पर भी था। लेकिन मोदी जी क्या किया कि इसको में 370 जो यहाँ पर था उसको क्या कर दिया, हटा दिया। 370 को क्या कर दिया जी, हटा दिए, तो वो खत्म हो गया और ये भारत में अब मिल गया और ये अभी केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। केंद्र शासित प्रदेश बोले तो क्या है कि जहाँ पर डायरेक्ट केंद्र सरकार अपना यहाँ पर क्या कर सकता है, कानून चला सकता है। 11 राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये 1953 में फजल आयोग के द्वारा किया गया था, फजल अली के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का प्रस्ताव रखा गया था। फिर 12 कहता है कि 1970 में किस राज्य के हिस्से को अलग कर मेघालय राज्य का निर्माण किया गया? तो ये हो जाएगा आपका असम। क्या हो जाएगा? असम। तो 1970 में जो है मेघालय राज्य का निर्माण हुआ, किससे? तो असम से हट करके, यानी असम को अलग कर दिया गया था और मेघालय राज्य का निर्माण कर दिया गया था। 13 नंबर देखेंगे, 1956 में भारत में कितने राज्य और कितने संघीय क्षेत्र गठित किए गए थे? तो 1956 में जो भारत में जो कितने राज्य और कितने संघीय क्षेत्र जो हैं वो गठित किए गए थे, तो वो किए गए थे आपको 14 और 6, 14 राज्य और 6 हमारा हो गया था क्या, केंद्र शासित। हमारा अगला सवाल है, संप्रति भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो संप्रति भारत में भी वर्तमान की बात करेंगे तो वहाँ पर हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन आपका बुक जो कहता है वो आपका बुक कहता है कि 29 राज्य है और 7, ये पहले के हिसाब से है, तो ये नहीं होगा। अभी आपको याद रखना है कितना, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। 15 यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र के कानून और राज्य के कानून का में विरोध हो, मतलब ये समवर्ती सूची पर राज्य बना दिया कानून और केंद्र भी बना दिया, तो किसे मान्यता मिलेगी? तो पहले ही बता चुके हैं, केंद्र सरकार सबसे ताकतवर कौन है? तो जो सबसे ताकतवर रहेगा बात उसी का ना पास होगा। तो केंद्र सरकार ताकतवर है तो केंद्र सरकार का जो है बात पास हो जाएगा, यानी केंद्र के कानून क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में जो है ना, देखो न ये पंचायत समिति आया था जो बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश से आया था, और एक हमारा जाकर के नगर पालिका आया था। तो वो जो है हमारा किसके अंतर्गत आया था? तब वो हमारा आया था 73वां संविधान संशोधन, और आपका जाकर के एक था ये 74वां संविधान 73 और 74 संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में लागू किया गया था। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से। तो चलिए, हम पीछे का जो ऑब्जेक्टिव था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं अपना अगला क्वेश्चन। 3 नंबर यहाँ तक बता चुके हैं, 2 नंबर तक आपको कहता कॉलम अ से कॉलम ब का सही मिलान करें। पंचायती राज, तो पंचायती राज है क्या भाई? तो देखो पहले पंचायती राज के बारे में आपको बता देते हैं। पंचायती राज समिति का जो गठन किया गया था वो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर किया गया था, और इसका जो गठन हुआ था वो सबसे पहले ये त्रिस्तरीय प्रणाली पर होता है, और ये जो है आपको सबसे पहले राजस्थान में हुआ था। राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो नागौर जिले में हुआ था। कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था। और इसका उद्घाटन किसने किया था? उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री किया था। उसमें कौन प्रधानमंत्री थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंचायती राज है क्या था? पंचायती राज जो है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, यानी लोकतांत्रिक रूप से इसका विकेंद्रीय मतलब बंटवारा किया गया, ठीक है। पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली में, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि किस रूप में इसको बंटवारा किया गया है। तो हमारा ग्राम हो गया, यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है, और फिर तुम्हारा जाकर के क्या हो गया, जिला स्तर पर हमारा क्या हो जाएगा? तो जिला स्तर पर हमारा हो जाता है जिला परिषद हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ मिल जाएगा। नगर निगम, और नगर निगम क्या होता है? नगर निगम शहरी निकाय होता है। कैसा निकाय होता है? शहरी निकाय होता है। और ये आपको बताते चले साथ में कि ये जो है पंचायती राज जो है वो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में इसको लागू कर दिया गया था। और नगर निगम जो हुआ था ये 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में लागू कर दिया गया
संस्था। ग्राम पंचायत बोले तो ग्रामीण संस्था है एक प्रकार का ही, ठीक है। और अच्छा ठीक है, चलिए सरकारी आयोग को देख लेते हैं। सरकारी आयोग बोले तो सरकारी आयोग का मतलब होता है कि ये क्या करता है, ये केंद्र और राज्य के बीच संबंध को बताता है कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसा है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करेंगे तो ये इसका गठन जो है फजल आयोग के द्वारा 1953 में किया गया था। तो फजल अली यहाँ पर हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। हमारा अगला 4 नंबर का था, सही और गलत का चयन करें। पहला, दिल्ली एक राज्य है। बहुत गलत बात, दिल्ली कोई राजबाज नहीं है जी। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना, जहाँ पे केंद्र सरकार का राज चलता है। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है। भारत में सुरक्षा को संघ सूची में रखा गया था। बिल्कुल सही बात, संघ सूची को भारत सुरक्षा को भारत के संघ सूची में रखा गया है। संघ सूची में और भी बहुत कुछ रखा गया, जैसे हमारा स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आता है, संघ सूची के अंतर्गत आता है। भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है, ये पहले ही गलत बोल दिया यार, यहीं पे गलत बोल दिया। संघीय व्यवस्था है, इसको सीधा आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था, तो हाँ बिल्कुल सही बात, ब्रिटेन में है, श्रीलंका में है, और आपका एक और है, क्या नाम उसका, ब्रिटेन हो गया, श्रीलंका हो गया, और एक ध्यान में नहीं आ रहा, आगे बता देंगे आपको। 5, श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है। तो हाँ, श्रीलंका में जो है वो संघीय नहीं, श्रीलंका में संघीय व्यवस्था नहीं बल्कि एकात्मक व्यवस्था है। कैसा व्यवस्था है, एकात्मक व्यवस्था है। ये गलत बोल रहा है, संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला सवाल है, संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। तो देखो, संघात्मक शासन व्यवस्था आपको अच्छे से याद होगा। संघात्मक का मतलब ही होता है जहाँ पे सत्ता का क्या किया जाएगा, बंटवारा किया जाएगा, है ना, बंटवारा किया जाता है। और वो किसके बीच किया जाता है, राज्य एवं केंद्र के बीच किया जाता है। बस ये लिख देना है कि संघात्मक शासन व्यवस्था वैसा शासन व्यवस्था को कहते हैं जहाँ पर सत्ता का बंटवारा केंद्र एवं राज्यों में किया जाता है। बस इतना ही लिखना है। इसका दूसरा नंबर सवाल है, क्वेश्चन है कि एकात्मक शासन व्यवस्था का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, एकात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ ये होता है कि वहाँ पे शक्ति का जो बंटवारा नहीं किया जाएगा, मतलब सत्ता का बंटवारा, पावर का बंटवारा नहीं किया जाएगा, बल्कि वहाँ पे सिर्फ केंद्र सरकार होगा, एक ही होगा, और उसी के हाथ में पूरी शक्ति होगी, राज्य सरकार के हाथ में कोई शक्ति नहीं होगी। तो लिख दे रहा है कि इस व्यवस्था में सारा शक्ति केंद्र के पास होता है, जबकि राज्य सरकार के पास कोई शक्ति नहीं होता है। अति लघु उत्तरीय है तो इतना सफिशियंट है। अगला सवाल हमारा है 3 नंबर, संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो लिखना है आपको कि संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ यह है कि सबसे ऊपर संविधान है, यानी कि संविधान से बढ़ के कोई भी नहीं है। वहाँ पे जो भी नियम कानून चलेंगे, जो भी बात होगी, है ना, कि किसको कितना पावर दिया गया है, राज्य को कितना पावर दिया गया है, केंद्र को कितना पावर दिया गया है, ये सारा बात संविधान के अंदर लिखा हुआ है। और उसी के आधार पर जो है यहाँ शक्ति का बंटवारा किया जाता है। यानी इसका कारण का मतलब यही है कि संविधान से बढ़कर कोई भी नहीं है, इससे ऊपर कोई नहीं है, इसीलिए संविधान की सर्वोच्चता है यहाँ पर हमारे भारत देश में। तो लिख दीजिएगा सिंपल सा, ठीक है। चलिए आंसर हो जाएगा 4 नंबर, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर वही हो जाएगा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में क्या होगा कि सत्ता का बंटवारा किया जाएगा, और वो विभिन्न स्तर पर किया जाएगा, ठीक है ना। और किस किस रूप में किया जाएगा, तो हमारे केंद्र सरकार में किया जाएगा, राज्य सरकार में किया जाएगा, और स्थानीय सरकार में इसको बांट देगा। तो लिख दीजिएगा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ यह है कि सत्ता को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, केंद्र सरकार में बांटो, राज्य सरकार में बांटो, और साथ में स्थानीय सरकार में बांटो। यही जो बंटवारा है ना, यही इसके रूप में ही क्या करते हैं, सत्ता को बांट देते हैं। बस इसी को क्या करते हैं, यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। चलिए 5 नंबर, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है क्या है। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो लिखिएगा कि भारत में जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि यहाँ पे जो हमारा है वो क्या है, पंचायती राज है। और पंचायती राज में क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है कि जो स्थानीय सरकार होता है उसी को क्या कर दिया जाता है, सारा पावर दे दिया जाता है। यानी लिख देंगे कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पंचायती राज्य है। क्या है, पंचायती राज्य है, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय सरकार को भी पावर दिया गया है। यानी छोटे मोटे गांव में मुखिया है, सरपंच है, तो कुछ ऐसे मैटर हो जाते हैं जिसको वो लोग आपस में सुलह कर लेते हैं, समझा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलेंगे अपने लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का हमारा जो पहला सवाल है वो है कि भारत की संघीय शासन व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता तथा एक भिन्न विशेषता को लेकर है। देखो, पहली बात कि संघीय व्यवस्था कहाँ कहाँ है, भारत में है, कनाडा में है, बेल्जियम में है, अमेरिका में, इस सब जगह पे
संघीय शासन व्यवस्था है। तो वहाँ ऐसा क्या है जो हमारे भारत में भी है और उधर दूसरे देश में भी है। तो देखिए बताता है क्या है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें क्या होता है कि सत्ता का बंटवारा किया जाता है विभिन्न स्तरों पर, ठीक है ना। तो ये तो सबसे पहले कि ये सब जगह पे है, तो इसको लिख देना है, क्योंकि बोला है कि मिलता जुलता क्या, तो ये हर जगह पे, तो इसको लिखना है कि जिस प्रकार बेल्जियम में सत्ता का बंटवारा किया गया है उसी प्रकार भारत में सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों पर किया गया, यानी कि दोनों जगह पे विभिन्न स्तरों पर बंटवारा किया गया। चूँकि एक ही मांगा है तो एक दे दिए हैं और ये मिलता जुलता है। अगला बोला था कि एक भिन्न विशेषता, मतलब जो नहीं मिलने वाला। तो सिंपल याद रखो, भारत का एकहरी नागरिकता है और भारत के बाद अगर बात करें किसी भी देश का तो वो दोहरी नागरिकता पर टिका है। तो लिखेंगे यहाँ पर दूसरा में जो नहीं मिलता है कि जिस प्रकार भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है उस प्रकार बेल्जियम में एकहरी नहीं बल्कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। बस इतना ही लिख देना है, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 2 नंबर। भारत में संघीय शासन व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी? आखिर भारत में संघीय शासन व्यवस्था की क्यों आवश्यकता है? तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत देश में भारत जो हमारा बहुत से क्षेत्रीय विभिन्नता में बटा हुआ है और साथ में यहाँ हर धर्म के मानने वाले लोग बैठे हुए हैं। तो अगर क्षेत्रीय जो विभिन्नता है उसको एकदम समान बनाए रखने के लिए हर धर्म का हर धर्म का सम्मान करने के लिए, हमारे भारत देश की एकता को, अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत में संघीय शासन व्यवस्था बहुत ही जरूरी है। तो लिखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए तथा भारत के अंदर सभी क्षेत्रीय विभिन्नता को समान रखने के लिए भारत में संघीय शासन व्यवस्था बनाया गया है, जिससे भारत का अधिक से अधिक विकास हो सके। और जाहिर सी बात है कि अगर सबको हम एक नज़र से देखेंगे तो हर भारत का जो इंसान है वो क्या करेगा कि हम भारत में अपना योगदान देगा उसके विकास के लिए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर, भारत की संघीय शासन व्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखें। 2 विशेषता बोला है तो आप 2 को लिख दीजिएगा। जैसे बहुत सारा विशेषता हम बता चुके हैं, जो लोग मेरा वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को ज़रूर जा करके देखें। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद करते हैं आप हमारे वीडियो को, तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट दीजिए, लाइक दीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ बता देते हैं, हमारे चैनल से जुड़िएगा तो आप हमारे घर बैठे जो है बिल्कुल फ्री में आप 10th क्लास जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है आप आराम से क्वालिफाई कीजिएगा और बिल्कुल अच्छे नंबर्स कीजिएगा, भरोसा रखना होगा आपको। चलिए तो लिखिएगा इसका पहला में कि भारत में सत्ता का बंटवारा केंद्र एवं राज्य के बीच किया गया है, ये पहला पॉइंट। दूसरा, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, तो हाँ बिल्कुल है, यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता किया गया और लिखित संविधान है भारत का। चूँकि यहाँ 2 ही बोला है तो आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, ऐसे आपको एक एक्स्ट्रा बता देते हैं। यहाँ स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होता है, यहाँ पे एक न्यायालय भी होता है जो बिल्कुल स्वतंत्र होता है और निष्पक्ष होता है, किसी के अंदर में रह के वो फैसला नहीं लेता है और जो भी फैसला लेता है वो बिल्कुल निष्पक्ष लेता है, मतलब किसी के पक्ष में नहीं लेता है। अगर आपसे कभी एक एग्ज़ाम पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि वैसा कौन सा देश है ना, जिसमें ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो सिर्फ भारत में है, ऐसा कौन सी व्यवस्था जो सिर्फ भारत में है, तो आप याद रखिएगा कि भारत में सिर्फ एकहरी नागरिकता का व्यवस्था है, ओनली वन, संघवाद होते हुए एकहरी नागरिकता का व्यवस्था है। और यहाँ पर क्या होता है कि और बताइएगा कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, राज्य में राज्यपाल की क्या की जाती है, नियुक्ति। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और बताते चले आपको कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है वो कहता है कि 4 नंबर है, एकात्मक शासन और संघात्मक शासन व्यवस्था में निम्नलिखित अंतर बताना है आपको, है ना। एकात्मक शासन व्यवस्था और जो एकात्मक शासन है, एक सेकंड आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन कहता है एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था का अंतर स्पष्ट करते हुए भारत में एकात्मक शासन के 2 लक्षण बताइए। ये सवाल है आपका, ठीक है, यानी कि एकात्मक और संघात्मक में हम आपको अंतर बताएंगे और साथ में बोला है कि एकात्मक शासन के 2 लक्षण ही बताइए। चलिए हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो ये है आपका आंसर, लिखना है कि एकात्मक शासन और संघात्मक शासन व्यवस्था में जो है वो क्या है, निम्नलिखित अंतर है, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अंतर को देख लेते हैं। तो एक तरफ लिख देना है एकात्मक शासन और एक तरफ लिख देना है संघात्मक शासन। सबसे पहला अंतर जो एकात्मक को क्या होता है कि आपको पता है कि यहाँ पर सत्ता का बंटवारा होता ही नहीं है, केंद्र राज्य के बीच में नहीं किया जाता। तो लिखना है कि इस व्यवस्था में सत्ता का बंटवारा केंद्र एवं राज्य के बीच नहीं किया जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि संघात्मक में ऐसा नहीं है बल्कि होता है। तो लिखना है जबकि इस व्यवस्था में सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों में किया जाता है। हो गया एक पहला।
दूसरा, इसमें सभी पावर यानी कि सभी जो शक्ति होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है एकात्मक में, ठीक है, और राज्य सरकार के पास कोई पावर नहीं होता। लेकिन यहाँ अगर देखें तो यहाँ कहता है इसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के पास पावर होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो आपसे जब पूछा गया था वो 2 ही पूछा गया था, लेकिन अगर आप और देख लीजिए लिखना चाहते हैं तो इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान, क्योंकि एकात्मक है तो एकल नागरिकता का प्रावधान होता है। लेकिन अगर संघवाद की बात करेंगे तो यहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है, तो इसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। अब अगर हम 4 नंबर देखेंगे तो कहता है इसमें संविधान सर्वोच्च नहीं होता है। एकात्मक में संविधान की सर्वोच्चता नहीं होती है जी, लेकिन संघात्मक में संविधान की सर्वोच्चता होती है। अब हम चलेंगे अपने 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 5 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है संघात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय एकता में कैसे सहायक है। बताइए कि संघात्मक व्यवस्था जो है वो राष्ट्र की एकता में कैसे सहायता करेगी। तो देखिए लिख दीजिएगा कि संघात्मक व्यवस्था के द्वारा सत्ता का बंटवारा जो है वह विभिन्न स्तरों पर केंद्र एवं राज्य में किया जाता है। जाहिर सी बात है, केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा किया जाता है। उसे होता क्या ऐसा, तो जिससे देश के प्रत्येक भाग में स्थित क्षेत्रीय विभिन्नता का सम्मान होता है। हाँ, अलग अलग देश में जो भी क्षेत्रीय में लोग जो रह रहे हैं, जो विभिन्नता है, उससे क्या होता है, लोगों के बीच में सम्मान होता है। हर क्षेत्र में वो लोग अपना अपना नेता चुन लेता है, ठीक है, और अपने हिसाब से वहाँ पे शासन करता है, जिससे सभी लोग मिलकर देश के माफ़ कीजिएगा यहाँ पे डबल टाइप हो गया है, जिससे सभी लोग मिलकर, है ना, जिससे सभी लोग मिलकर देश के विकास में योगदान देता है और जिससे राष्ट्रीय एकता का विकास होता है। तो ये था आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आपका बच गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ये रहा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम आपको नहीं करवा रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं प्लीज़ जाकर देख लीजिए। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, हम सिर्फ उसी को बताएंगे और अभी नहीं बता रहे हैं आपको। हम एक इसका पॉलिटिकल साइंस का जो है एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे सिर्फ दीर्घ उत्तरीय का, जो VVI होगा, ठीक है, और वो आपको हम उसी में सारा चैप्टर का आपको सारा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको करा देंगे, ठीक है। तो ये लोग आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा करने के लिए। आप लोग को समझिए कि होमवर्क दिए हैं एक प्रकार से। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।